नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विच इज अगेन यू कैन से द पार्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड डेटा कम्युनिकेशन। उसमें ये इंक्लूड होता है या कई दफ़ा इंटरनेट को अलग से भी हम ट्रीट करते हैं, बट कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन में ये पार्ट भी इंक्लूडेड है। एनसीईआरटी में इसका एक सेपरेट चैप्टर भी है। इस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इंटरनेट और वेब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी एमसीक्यूज को लर्न करें, सीखें, इन सारी बातों को समझें। तो चलिए फिर सेशन स्टार्ट करेंगे, बट उसके पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। बाकी सभी एमसीक्यूज के लिए, बुक्स के लिए, नोट्स के लिए, तमाम सैंपल पेपर पाईक्यू के लिए हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। वेल, सबसे पहली बात आ रही है दैट एरर 404 इज व्हाट, राइट। सो देखो, जब आप इंटरनेट यूज करते हो और किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हो तो कई दफा क्या होता है, वहां पर एरर 404 का मैसेज आ जाता है। तो ये क्यों होता है? बिकॉज व्हेन यूजर ट्राई टू एक्सेस एन अननोन रिसोर्स और यूआरएल, कि आप ऐसा कोई यूआरएल ओपन कर रहे हो या रिसोर्स इन द सेंस कोई फाइल आप ओपन करना चाह रहे हो जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है या अननोन है, राइट। व्हेन अनऑथराइज्ड यूजर अटेम्प्ट टू एक्सेस द वेबसाइट, अब आप एक वेबसाइट बनाते हैं, आपकी अपनी खुद की वेब एप्लीकेशन है, अब वहां पर अनऑथराइज यूजर उसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तब ऐसा हो सकता है। या एनी स्क्रिप्टिंग फाइल इज मिसिंग, मान लो आपने कोई डायनेमिक वेबसाइट बनाई, उसमें कोई वेब पेज है, उसमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ, वो स्क्रिप्टिंग कोड ही मिसिंग हो गया, तब ऐसा हो सकता है। या फिर वेब सर्वर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, कि जिस सर्वर से वेबसाइट आ रही है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कि जब आप अननोन रिसोर्स को ओपन करते हैं तब आपके स्क्रीन पे एरर 404 का मैसेज आता है। आई मूव टू द नेक्स्ट वन। इट इज सेइंग दैट कि अब जैसे एरर 404 है वैसे एरर 403 भी आता है। तो अब ये चारों ऑप्शंस तो हमने यहाँ पे समझ ही लिया कि या तो अननोन रिसोर्स को आप ओपन कर रहे हो, या अनऑथराइज यूजर अटेम्प्ट कर रहा है किसी वेबसाइट को ओपन करने का, या स्क्रिप्टिंग फाइल मिसिंग हो गई, या वेब सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो 403 जो होता है ना, ये जब ऑप्शन बी को आप देखो कि कोई अनऑथराइज यूजर जब किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश करता है तब वहां पे 403 आता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। द नेक्स्ट इज सेइंग दैट गूगल क्रोम एक्सटेंशंस आर व्हाट। अब देखो, एक्सटेंशंस की जब हम बात करते हैं ना, तो जब आप ब्राउजर यूज करते हैं तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि दो प्रकार के प्रोग्राम्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है प्लगइन और एक होता है हमारे पास में एड ऑन, राइट। सो प्लगइन्स जो होते हैं दे आर इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, और एड ऑन्स जो होते हैं ना वो डिपेंडेंट होते हैं, वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के मुताबिक बनाए जाते हैं, राइट। अब यहां पर ये गूगल क्रोम एक्सटेंशन जो है वो बेसिकली गूगल के साथ एसोसिएटेड है, उसका एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है जो कि आता है किसमें, आपके एड ऑन में। गूगल क्रोम एक्सटेंशन को आप मोजिला के साथ नहीं जोड़ सकते, राइट। तो ये तो बात हुई हमारे इस क्वेश्चन की। वेब ब्राउजर यूज्ड विद द मैकिंटोश इज व्हाट। अब देखो, जैसे क्रोम है, ये एक फ्रीवेयर है जिसको आप किसी भी प्लेटफॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो उसी तरह से मैकिंटोश जो है वो आपका एप्पल का ब्रांड हो गया। उसमें अगर आप कोई ब्राउजर यूज करना चाहते हैं या एसोसिएटेड ब्राउजर उसके साथ जो है एप्पल का, सो दैट इज क्रोम, एज, सफारी या ओपेरा। तो आइडियली देयर इज सफारी जो कि मैकिंटोश के साथ में इसको हम इस्तेमाल करते हैं, राइट। द नेक्स्ट इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल नहीं है? सो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो बिल्कुल सही है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल जो है ये भी बिल्कुल सही है। एसएमटीपी जो है ये थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि हमने एसएमटीपी को देखा है, सुना है, तो एसएमटीपी जो है यहाँ पर गलत है। और टीसीपी तो ऑब्वियसली ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट योर ऑप्शन नंबर सी, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब आगे बढ़ो उससे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करिएगा। जैसे मैंने आपको बताया, इस पूरे कोर्स के लिए कंप्यूटर साइंस से, चाहे आप रिक्रूटमेंट एग्जाम की बात करें, चाहे एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, स्कूल लेवल के, बोर्ड लेवल के, यूनिवर्सिटी लेवल के, उन सभी में अगर ये टॉपिक है या इससे रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सब की जानकारी, उन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख लीजिएगा। दूसरा, वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक और शेयर जरूर करिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ट्रुथ स्टेटमेंट। अब यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है, आपको ट्रू स्टेटमेंट को देखना है। पहला बोलता है कि जो एड ऑन्स होते हैं दे आर कंप्लीट प्रोग्राम्स दैट इज इंस्टॉल्ड ऑन होस्ट कंप्यूटर एंड यूज बाय द ब्राउजर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि एड ऑन्स जो होते हैं ना वो कंप्लीट नहीं होते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं, राइट। सो ये स्पेसिफिकली क्रिएट किए जाते हैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर के लिए। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पे गलत है।
दूसरा, एड-ऑन्स आर ऑल्सो रिफर्ड एज एक्सटेंशंस इन ब्राउजर, तो ये बिल्कुल सही बात है, ये इन्हें एक्सटेंशन के नाम से जाना जाता है। तीसरा बोलता है कि जो प्लगइन्स होते हैं दे आर यूज टू ऐड पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी टू द ब्राउजर। अब ब्राउजर में कोई पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी डालनी है तो उसके लिए प्लगइन्स इस्तेमाल करते हैं, यहां तक तो बात बिल्कुल सही है। लेकिन आगे बोलता है कि दे आर नॉट कंप्लीट प्रोग्राम अगेन, तो ये बिल्कुल गलत बात है। प्लगइन्स जो रहते हैं ना, ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आप अपने किसी भी सॉफ्टवेयर में एज ए कंपोनेंट या एज ए एड ऑन यूज कर सकते हैं। तो प्लगइन के केस में भी ये स्टेटमेंट यहां तक तो ठीक था, आगे यहां पर इसने गलत कर दिया। सो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा कि ट्रू स्टेटमेंट की बात करोगे तो ऑप्शन बी जो है वो ही सिर्फ यहाँ पे करेक्ट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोलता है एडिंग फंक्शनैलिटी ऑफ फ्लैश प्लेयर। तो फ्लैश प्लेयर एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लगइन्स हो जाएगा। द नेक्स्ट इज HTML डॉक्यूमेंट्स दैट इंक्लूड टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोज। तो ये एक वेब पेज की बात कर रहा है। HTML डॉक्यूमेंट का मतलब तो वेब पेज ही हुआ, तो ये वेब पेज को आप वर्ड में खोल सकते हो, क्रोम में खोल सकते हो, फायरफॉक्स में या रीडर में। तो ऑब्वियसली आप ब्राउजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं क्रोम और फायरफॉक्स, दैट इज ऑप्शन 2 और 3, वहां पे रीड कर सकते हैं। वर्ड में और रीडर में आप इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो करेक्ट आंसर इसका होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन 2 and 3 वी कैन यूज टू रीड HTML डॉक्यूमेंट। द नेक्स्ट इज फॉर वेब पेजेस व्हेन इंफॉर्मेशन चेंजेस फ्रिक्वेंटली लाइक स्टॉक प्राइजेस, वेदर रिपोर्ट, मतलब ऐसी वेबसाइट जैसे वेदर रिपोर्ट की वेबसाइट है, हर दिन उसका डेटा चेंज होता है, अपडेट होता है, हर घंटे भी हो सकता है। या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो वेबसाइट्स होती हैं वहां पे डेटा कंटिन्यूसली फ्रिक्वेंटली चेंज होता है। तो आप इस प्रकार का अगर आपको वेब पेज बनाना है तो आप कैसे, किस टाइप की वेब पेज बनाएंगे? क्या ये स्टैटिक होगा, क्या ये डायनेमिक होगा, लैंडिंग होगा या होम? तो ये दोनों तो भाई आपका पहला पेज हो गया किसी भी वेबसाइट का, एक नॉर्मल पेज जो कि आइदर स्टैटिक होगा या डायनेमिक। लेकिन बात आती है टाइप्स ऑफ पेजेस की, तो स्टैटिक और डायनेमिक होता है। जब डायनेमिक होता है मतलब वो फ्रिक्वेंटली चेंज होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन बी। आई मूव टू द नेक्स्ट। यहाँ पर ये बोलता है कि ट्विटर जो है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। तो ऑब्वियसली इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन दैट ये बेसिकली जो है आपका एक सोशल नेटवर्क हैंडल है, राइट? सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो गया। द नेक्स्ट इज सेइंग दैट मैपिंग बिटवीन डोमेन नेम एंड IP एड्रेस इज डन बाय विच सर्विसेज? ISP, DNS, बोथ या नन ऑफ द अबव? देखो यहाँ पर आपका डोमेन है www.techtipnow.in। अब आपने ये डोमेन तो परचेस किया, अब आपने एक वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट को एक वेब होस्टिंग में डाल दिया, ठीक है। कोई अगर इस वेबसाइट को ओपन करेगा तो ये जो डोमेन को ओपन करेगा तो इसको होस्ट करने के लिए इसको पॉइंट तो करना पड़ेगा। तो IP एड्रेसिंग जो होगी इसका मैपिंग करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, कौन सी सर्विस होती है? तो वेब होस्टिंग ही होगी। और ये जो सर्विस होती है इसको हम लोग बोलते हैं DNS, दैट इज डोमेन नेम सर्वर, राइट? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ISP तो आपको इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है, दे आर सर्विस प्रोवाइडर फॉर इंटरनेट सर्विसेज, राइट? करेक्ट आंसर यहाँ पे DNS है। द नेक्स्ट इज सेइंग दैट HTTP रिसोर्सेस आर लोकेटेड बाय ईदर URL, वाइप, मॉडेम या ISP। ये सर्विस प्रोवाइडर है, ये लोकेट नहीं करता है, इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मॉडेम एक डिवाइस है जो कनेक्टिविटी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। वाइप एक प्रोटोकॉल है। URL जो होता है ना, ये एक एड्रेस होता है जो HTTP रिसोर्सेस मतलब आपकी वेबसाइट या वेब पेज का एड्रेस जो लोकेट करता है, मतलब उसके द्वारा आप उस डेस्टिनेशन वेबसाइट या वेब पेज तक पहुंच पाते हैं। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। आई मूव टू द नेक्स्ट। Which of the following is used to read HTML code and render web pages? अब ऑब्वियसली फिर से वेबसाइट और वेब पेज की ये बात कर रहा है, तो वेब सर्वर तो सर्विस देता है। वेब होस्ट जो होता है वो यू कैन से होस्टिंग की बात कर रहा है, जहां पर आप अपनी वेबसाइट्स को अपलोड करते हैं सो दैट वो लाइव हो सके। ब्राउजर जो होता है जहां पे आप अपने वेब पेजेस को देखते हैं। तो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन सी। वेब मास्टर जो है, गूगल वेब मास्टर जैसे एक सर्विस है जिसको सर्च कंसोल भी बोलते हैं, जो SEO के दौरान हम प्रयोग करते हैं। तो यहां पर उसका कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्रोटोकॉल दैट फैसिलिटेट्स टेलीफोन सर्विस ओवर द इंटरनेट। मतलब इंटरनेट टेलीफोनी की ये बात कर रहा है, मतलब जहां पर आप ऑडियो वीडियो का प्रयोग करते हो आजकल, जैसे व्हाट्सएप, जैसे स्काइप, तो वहां पे कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है? TCP/IP नहीं, पॉप ईमेल वाला है, HTTP तो वेब पेज हो गया,
वॉइप जो होता है ना, इसका आप इस्तेमाल करते हैं ऑडियो और वीडियो कम्युनिकेशन के लिए, जिसको इंटरनेट टेलीफोनी भी बोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है कि ये जो यूआरएल आप यहाँ पे देख रहे हो, अब इस यूआरएल में बोलता है कि जो अंडरलाइन वाला पार्ट है techtipnow.in, इसको आप क्या बोलते हो? तो यूआरएल में 3 पार्ट होते हैं, एक हो गया आपका प्रोटोकॉल, दूसरा हो गया डोमेन और तीसरा हो गया फाइल लोकेशन। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज डोमेन नेम, जो कि यहाँ पर techtipnow.in है और वो अंडरलाइन भी है, इसका आंसर सी है। द नेक्स्ट इज सेइंग, इसमें से आप करेक्ट पेयर, इनकरेक्ट पेयर को बताइए। अब ईथरनेट कार्ड है, तो नेटवर्क कार्ड जो आपके सीपीयू में लगा रहता है, इसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी बोलते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट टेलीफोनी अभी हमने देखा, ये भी सही है। चैटिंग मतलब इंस्टेंट मैसेजिंग, बिल्कुल सही है। होम पेज डायनेमिक पेज हो सकता है। तो चारों ही यहाँ पर जो है मतलब ऑप्शन ई जो है करेक्ट है। ऑल आर करेक्ट हियर, राइट। आई मूव टू द नेक्स्ट। इट इज सेइंग दैट ईच आईपी पैकेट मस्ट कंटेन। आईपी पैकेट क्या होता है? जो एड्रेसिंग करता है ना। अब एड्रेस किसका? सोर्स का या खाली डेस्टिनेशन का या दोनों का या सोर्स या डेस्टिनेशन का? आंसर होगा सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का एड्रेस उसके पास में होता है। किसके पास में? आईपी पैकेट के पास में, राइट। आगे बढ़ते हैं। समर्थ एक हार्डवेयर इंजीनियर है हैप्पी स्कूल में, और उसको एक टास्क दिया गया है कि उसको एक नेटवर्क बनाना है, इंस्टॉल करना है कंप्यूटर लैब में, स्कूल की लैब में 40 कंप्यूटर का। तो उसके लिए मोस्ट सुटेबल नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सी होगी, जहां पर वो स्पीड को ज्यादा से ज्यादा मतलब स्पीड वाला नेटवर्क बना सके और सारे ही कंप्यूटर्स वहां पे इंडिपेंडेंट हो नेटवर्क ब्रेकडाउन से? तो बस टोपोलॉजी, स्टार, रिंग या मेश? तो ऑब्वियसली यहां पर जो मुझे दिख रहा है 2 चॉइसेस हैं, स्टार और मेश की। बट जब 40 कंप्यूटर की बात आ रही है तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेसर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं। तो आप यहाँ पे चूज करोगे किसको? स्टार को। मेश तो अब हम तब इस्तेमाल करते जब आपके कंप्यूटर की संख्याएं और ज्यादा होती, बहुत ज्यादा होती। तो 40 नंबर ऑफ कंप्यूटर्स में आप स्टार टोपोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्टार टोपोलॉजी में जितने भी आपके डिवाइसेस होते हैं वो इंडिपेंडेंट भी होते हैं, क्योंकि अगर कोई एक नोड खराब हो गया तो नेटवर्क ब्रेकडाउन से उसका कोई तो उसमें तकलीफ नहीं होती है, राइट। तो ये तो बात हुई हमारे क्वेश्चन नंबर 19 की, जिसका आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी। द नेक्स्ट इज सेइंग दैट कि इसी क्वेश्चन में अब इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ, जहां पे स्टूडेंट की जो क्लासरूम है उसको रशिया के स्काइप के साथ, रशिया के किसी लोकेशन पे आपको स्काइप के थ्रू उनको कम्युनिकेट करना है। तो समर्थ को बोला गया कि भाई आप हेल्प करिए। तो यहाँ पर वो कौन सी नेटवर्क सर्विस का इस्तेमाल करेगा अगर वो स्काइप को ले रहा है? तो क्या वो इंस्टेंट मैसेजिंग है, ईमेल है, वॉइप है या www? तो ये तो पूरा इंटरनेट वाली बात हो गई। वॉइप प्रोटोकॉल हो गया, ईमेल वाली बात है तो केवल ईमेल की बात हो रही है। यहाँ पर क्या आप कर रहे हैं? ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, जहाँ पे इंस्टेंट कम्युनिकेशन हो रहा है। तो आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। I move to the next question. Surikant has to work on his SST project which deals with the historical monument. ठीक है, SST का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। A lot of research were required by him for the same. अब वो उसके लिए रिसर्च कर रहा है और उसके लिए वो इस्तेमाल कर रहा है गूगल क्रोम, जहां पर वो रेलेवेंट वेबसाइट को या मैटर को ओपन करता है। He finally locates some useful information and click on the link provided to access the website. तो जब कोई वो लिंक उसको मिलता है, जैसे आप सर्च करते हैं गूगल में, तो जो लिस्ट ऑफ लिंक्स आती हैं उस लिंक्स को एक्चुअली आप क्या बोलते हैं? क्या वो डोमेन का नाम है, क्या वो वेब पेज है, क्या वो यूआरएल है या आईपी एड्रेस होता है? तो ऑब्वियसली आप जानते हैं उस लिंक को एक पर्टिकुलर उसमें फाइल लोकेशन भी दिखाई देती है आपको। जैसे आपने ऊपर यहाँ पर एग्जाम्पल देखा होगा https www.techtipnow/q computer science। अब ये पूरा एक लोकेशन आपको मिला, जिसको आप क्लिक करोगे तो एग्जैक्टली आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पर्टिकुलर पेज पे। तो ये क्या हुआ हमारा, जब आप इस तरह से सर्च करेंगे तो ये आपका एक यूआरएल हुआ। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, राइट। आई मूव टू द नेक्स्ट वन। इट इज सेइंग दैट कि सुहेल है, ही इज वर्किंग इन ए प्रोजेक्ट, ही कलेक्ट्स एंड क्यूरेट इन्फॉर्मेशन। अब प्रोजेक्ट बना रहा है सुहेल कोई, और उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। जब भी वो क्लिक करता है किसी एक लिंक में, हमेशा उसको सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिल रही है, जहां का कंटेंट क्लिकेबल भी नहीं है, मतलब उसको वो क्लिक भी नहीं कर पा रहा है। तो वो सोहेल जो है वो किस टाइप की वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है? क्या वो डायनेमिक है, एक्सपायर्ड है, स्टैटिक है या मल्टीमीडिया? तो जहां पर सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बार बार मिल रही, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा? आपका स्टैटिक वेबसाइट होगा। यहाँ पे कोई शक शुबा आपको नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, डायग्राम बना हुआ है। क्वेश्चन बोलता है कि जब डी से ए की ओर जो कम्युनिकेशन हो रहा है ये क्या है?
आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर ये एक सर्वर का काम कर रहा है क्योंकि बाकी सारे नोड है जो इससे कनेक्टेड है। तो जब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ये रिस्पॉन्स दे रहा है उसका, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, HTTP रिस्पॉन्स। इट्स नॉट ओनली रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स या केवल रिक्वेस्ट, इट इज एक्चुअली रिस्पॉन्स, राइट। अब इसी क्वेश्चन में बोलता है कि टोपोलॉजी कौन सी दिखाई दे रही है। सीधे सीधे समझ सकते हैं, बीच में प्लेस्ड है, बाकी सारे नोड हैं जो कि एक स्टार फॉर्म कर रहे हैं, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया, स्टार। अगला क्वेश्चन है, अ वेब कुकी इज ए स्मॉल पीस ऑफ डेटा दैट इज। वेब कुकी तो आप सभी जानते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, टेक्स्ट फाइल होती है। इट इज सेंट फ्रॉम द वेबसाइट एंड स्टोर्ड इन यूजर्स वेब ब्राउजर while a user is browsing a website, जो कि बिल्कुल सही लग रहा है। इट इज सेंट फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर्ड इन द सर्वर, गलत है, यूजर कभी भी सेंड नहीं करता। सेंट फ्रॉम द रूट सर्वर टू ऑल द सर्वर इज एब्सोल्युटली नॉट। सेंट फ्रॉम द रूट सर्वर टू अदर रूट सर्वर, तो ये कुछ भाषा मुझे समझ ही नहीं आई, रूट से रूट में, राइट। तो करेक्ट आंसर एक्चुअली ये कि जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उस वेबसाइट के थ्रू टेक्स्ट फाइल्स होती हैं जो आपके ब्राउजर में आके स्टोर होती हैं, चाहे वो इंटेंशनली आप करते हैं एंड इंटेंशनली भी अननोइंगली एक्चुअली होती है कई दफा, तो वो एक्चुअली आपके ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को एनहांस करता है और आजकल इसका फॉल्स यूज भी होने लगा है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए है। आई मूव टू द नेक्स्ट। बंसी वॉन्ट्स टू सेंड एन ईमेल आईडी टू हिज नंबर ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। ही वॉन्ट दैट ए पर्टिकुलर रेसिपिएंट इज एबल टू सी ओनली द सेंडर्स मेल आईडी एंड नॉट दी अदर्स। अब आपको 100 लोगों को मेल आईडी करना है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि 100 के 100 सिर्फ जब आप भेज रहे हो तो सिर्फ उनको आपकी ही मेल आईडी दिखाए, बाकी 99 लोगों की वो न देख पाए। तो आप उसमें कैसे इस्तेमाल करोगे, क्या 2 का इस्तेमाल करोगे, सीसी मतलब कार्बन कॉपी का, या ब्लाइंड कार्बन का। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन सी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में जब आप ईमेल एड्रेसेस डालते हो तो वो किसी और को विजिबल नहीं होती, केवल सेंडर जो होता है उसका आपको मेल आईडी दिखाई देता है। द नेक्स्ट इज सेइंग दैट भूरू है, ही इज बीन आस्क्ड टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द चैट एंड ईमेल। चैट और ईमेल के बीच का डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हैं, आपको सही वाला बताना है। चैट एक सॉफ्टवेयर है, ईमेल प्रोटोकॉल है, जो बिल्कुल सही है। चैट को परमिशन की जरूरत नहीं होती दोनों पार्टी से, जो कि गलत बात है। ईमेल में परमिशन की जरूरत होती है, जो कि अगेन गलत बात है। और तीसरा जो है, चैट नीड्स अकाउंट ऑन द सेम प्रोवाइडर, बिल्कुल सही। आप अगर स्काइप यूज कर रहे हो तो दोनों बंदे जो कम्युनिकेट करना चाहते हो स्काइप में होना चाहिए, एक स्काइप में, एक एनीडेस्क में, या एक व्हाट्सएप में, एक स्काइप में, तो चलेगा नहीं काम। और ईमेल में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रेडिट से याहू भेजो, याहू से आप जीमेल भेजो, डजेंट मैटर। तो इसमें पहला और तीसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल हमें सही दिखाई दे रहा है, सेकंड ऑप्शन जो है वो गलत है। आगे बढ़ते हैं। इसमें ये बोलता है कि डैश इज अ सर्विस दैट अलाउज अस टू पुट अ वेबसाइट और वेब पेज ऑन टू द इंटरनेट एंड मेक इट पार्ट ऑफ www, राइट। तो किस सर्विस के द्वारा आप अपनी वेबसाइट को लाइव कर पाते हो, वेब सर्वर, होस्टिंग, साइट या अपलोड। यहां पर ये सर्विस की बात कर रहा है। सर्वर इज द प्लेस जहां पे आपकी साइट रिसाइड करती है, एग्जिस्ट करती है, स्टोर होती है। लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेब होस्टिंग, जो आपको ये सर्वर की सुविधा प्रदान करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ा जाए। यूआरएल स्टैंड्स फॉर, तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स, यूनिफाइड या अनआइडेंटिफाइड, तो इट इज एक्चुअली यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट एप्लीकेशन। इंटरनेट, इनमें से कौन सा इंटरनेट का एप्लीकेशन नहीं है। www जो कि है, वाइप भी इंटरनेट एप्लीकेशन है, ईमेल भी ईमेल एप्लीकेशन है, तो नन ऑफ द एबव इसका करेक्ट है। वेब ब्राउजर को और क्या बोलते हो आप, सर्वर बोलते हो, क्लाइंट बोलते हो, मास्टर या होस्ट। तो ये दोनों तो होगा नहीं, क्योंकि होस्ट और मास्टर बिल्कुल ही अलग चीज हो गई। या तो आप सर्वर बोलोगे या क्लाइंट बोलोगे। तो वही वेब ब्राउजर में तो आप रिसीव करते हो ना इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ वेबसाइट, तो आप एक क्लाइंट है जहां से आप रिक्वेस्ट भी करते हो जब आप यूआरएल एड्रेस डालते हो। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। HTML क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है, या नन ऑफ द एबव। तो भाई देखो, स्क्रिप्टिंग भी नहीं है, प्रोग्रामिंग भी नहीं है, ये बेसिकली एक फॉर्मेटिंग लैंग्वेज होती है जिसके द्वारा आप किसी वेब पेज को फॉर्मेट करते हैं, और इसको डायनेमिक बनाने के लिए आप स्क्रिप्टिंग या अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हेल्प ले सकते हैं, राइट। द नेक्स्ट इज सेइंग दैट द लैंग्वेज इज यूज्ड टू ट्रांसमिट डेटा ओवर द इंटरनेट। कौन सी लैंग्वेज के थ्रू डेटा को आप ओवर द इंटरनेट ट्रांसमिट करते हो। HTML, XML, SMTP तो नहीं होगा, TCP प्रोटोकॉल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज की बात कर रहा है। तो HTML तो फॉर्मेटिंग है, XML जो होता है ना, इसके थ्रू आप डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हो ओवर द इंटरनेट, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, राइट। हम आगे बढ़ते हैं। इन HTTPS, S refers to what?
तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एस का मतलब हो गया सिक्योर, करेक्ट आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है ईच डिवाइस कनेक्टेड इन ए कंप्यूटर नेटवर्क इज असाइंड ए यूनिक एड्रेस कॉल्ड। अब देखो कंप्यूटर नेटवर्क है, उस कंप्यूटर नेटवर्क में जैसे ये स्विच लगा है, इससे आपके कंप्यूटर जो है आपस में कनेक्टेड है, तो इनको जो एड्रेस कंप्यूटर नेटवर्क में मिलता है उसे आप मैक एड्रेस, आईपी, टीसीपी या पीपीपी बोलते हो। तो ये नीचों के तीनों ही यहाँ पे सही नहीं है, करेक्ट आंसर है इसका मैक एड्रेस। सो द करेक्ट इज मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल। सो जब भी कंप्यूटर नेटवर्क बनता है तो उसमें मैक एड्रेस जो होता है वो हम लगाते हैं, या लगाते नहीं है, असाइंड होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईच डिवाइस कनेक्टेड इन इंटरनेट। अब यहां पे बोल रहा है कि इंटरनेट से अगर आपके सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं तो वहां पर जो यूनिक एड्रेस मिलता है दैट इज व्हाट एक्चुअली, सो इट इज मैक, आईपी, टीसीपी और पीपीपी। तो यहां पर तो मैक नहीं होगा, यहां पर इस्तेमाल होता है आईपी एड्रेस। करेक्ट आंसर इज व्हाट ऑप्शन बी। द नेक्स्ट इज सेइंग एन यूआरएल फॉर एग्जांपल। आप देखो ये यूआरएल है, अब इसमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो पहला, दूसरा और तीसरा, देयर आर 3 कंपोनेंट्स। द फर्स्ट इज व्हाट योर प्रोटोकॉल, द सेकंड इज व्हाट योर डोमेन and the third is what file location, right? Third is what your file location. So the correct answer is option number C, that is your 3. I move to the next one. It is saying that Outlook is used for what? Microsoft Outlook होता है, आप अपने लोकल सिस्टम में इसे इंस्टॉल करते हैं for what? Emails, chatting, conferencing या all of the above. So basically it is used for what? Emails. So option A is correct here. I move to the next. Microsoft Outlook now uses POP, SMTP, STTP और PPP. तो देखो SMTP का इस्तेमाल नहीं करता है, STTP भी नहीं करता है और PPP का भी ईमेल से कोई संबंध नहीं है। करेक्ट आंसर इसका होगा POP। हालांकि जो IMAP होता है इसका भी प्रयोग इसके द्वारा किया जाता है, ये इसको सपोर्ट करता है, बट अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस वी कैन से ऑप्शन ए POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का ये प्रयोग करता है। अगले में बोलता है कि जो जीमेल है वो क्या सपोर्ट करता है, कौन कौन से प्रोटोकॉल, क्या वो पॉप करता है, क्या एसएमटीपी या आईमैप या इन सभी को करता है, तो जीमेल इन सभी को करता है। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, सपोर्ट करने की बात कर रहा है, जरूरत के हिसाब से इनका प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। डैश हेल्प टू एनहांस द फंक्शनैलिटी ऑफ ए ब्राउजर। ब्राउजर की फंक्शनैलिटी को कौन एनहांस करता है, एक्सटेंशन, प्लगइन, एड ऑन या ये सभी, या केवल प्लगइन और एड ऑन। इसका आंसर क्या होगा, आप आंसर मुझे देंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वेब पेजेस, इमेजेस एंड फाइल फ्रॉम ए वेब सर्वर टू लोकल कंप्यूटर। वेब सर्वर है दुनिया के किसी कोने में, वहां से आपके पास में यहां पर आपकी वेबसाइट आ रही है, तो क्या ये फाइल ट्रांसफर है, क्या ये अपलोड है, क्या ये डाउनलोड है या रिमोट एक्सेसिंग है। तो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर चीजें क्या हो रही हैं, डाउनलोड होती हैं। तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, ऑप्शन सी डाउनलोडिंग, राइट, रिमोट लोकेशन से जब आए आपके पास कोई रिसोर्स। अगला क्वेश्चन है, सूर्या ने प्रिपेयर किया है लिस्ट ऑफ ओपन सोर्स वेब ब्राउजर और उसको यहां पर ये लिखा हुआ है, ठीक है, बट आप उसको हेल्प करो, इसमें से कुछ शायद गलत भी है, तो आपको सही लिस्ट बनानी है करेक्ट ओपन सोर्स वाली। पहला है क्रोमियम, दूसरा है फायरफॉक्स, तीसरा है ओपेरा, चौथा है एज। अब अगर आप एज को देखो माइक्रोसॉफ्ट का है, ओपेरा भी अगेन ओपन सोर्स नहीं है, फ्रीवेयर है, फायरफॉक्स ओपन सोर्स है और क्रोमियम गूगल ने बनाया है। देखो क्रोम जो है वो तो फ्रीवेयर है, क्रोम इज व्हाट, फ्रीवेयर, लेकिन अगर आप ओपन सोर्स की बात करोगे तो क्रोमियम का आप इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। ये भी एक वेब ब्राउजर है गूगल के द्वारा बनाया हुआ, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1 and 2 बोथ आर ओपन सोर्स वेब ब्राउजर, राइट। आई मूव टू द नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रियल टाइम टेक्स्ट कम्युनिकेशन। रियल टाइम का टेक्स्ट कम्युनिकेशन, ईमेल, चैटिंग, कॉन्फ्रेंसिंग या एसएमएस। यहाँ पर टेक्स्ट कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, सो वी कैन से चैटिंग इज द करेक्ट आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट एड्स ए स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी टू एन एग्जिस्टिंग कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड व्हाट। ऐसा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जो एग्जिस्टिंग कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को बढ़ाता है। आई एम सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, मैंने जिसका क्वेश्चन पूछा है वही है। आगे बढ़ते हैं। W3C का मतलब क्या है। W3C का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब, कंसर्ट, कंसोर्टियम, कंट्रोल या कंपनी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी,
वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम या कंसोर्टियम, राइट, जो भी आप चाहें। आगे बढ़ा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन। क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन मतलब जहां आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, डेटा रिसीव भी कर सकते हो। तो यहां पर होगा फायरफॉक्स, जीमेल, स्काइप, तीनों में ही रिक्वेस्ट एंड रिसीव सब अलाउड है। तो इसका मतलब नन ऑफ द एबव, इसमें से सारे ही क्या है, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है, राइट। द नेक्स्ट इज कुकीज कैन बी क्लीन्ड फ्रॉम ब्राउजर इज। कुकीज को आप ब्राउजर से कैसे क्लीन करते हो, मतलब जो भी ब्राउजर है, जैसे गूगल क्रोम यूज करो या फायरफॉक्स यूज करो, तो उसमें डिफरेंट सेटिंग में जाओगे तो प्राइवेसी सिक्योरिटी पैनल मिलता है, सिंक पैनल मिलता है, अपीयरेंस मिलता है, एक्सेसिबिलिटी। तो कुकीज कहां से क्लीन होती है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी से, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट इज वेबसाइट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिलीवर ऑनलाइन कोर्सेज फॉर स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एंड टीचर बोथ। सरकार की, भारत सरकार की कौन सी वेबसाइट है जहां पर सारे ऑनलाइन कोर्सेज आपको मिलते हैं, चाहे आप स्कूल के लिए पढ़ाई करो, कॉलेज के लिए करो, यूनिवर्सिटी के लिए करो। तो डिजिटल इंडिया, सीबीएसई, एनसीईआरटी, swayam.gov.in। तो इसका जो करेक्ट आंसर है swayam.gov.in, ये सरकार की है, भारत सरकार की वेबसाइट है। और सीबीएसई जो है वो सीबीएसई बोर्ड का है, भले वो भारत सरकार का उपक्रम है, राइट। और एनसीईआरटी भी अगेन ये तो बुक वाली संस्था है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगला है, इसमें से इनवैलिड सर्च इंजन बताइए। बीइंग सही है, डकडकगो भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, गूगल भी सही है। ऑप्शन ई जो है यहाँ पे करेक्ट है। ये सारे ही क्या हैं, आपके वैलिड सर्च इंजन है, राइट। तो ऑप्शन ई करेक्ट हुआ। तो ये थे कुछ इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो मैंने अपनी ओर से कंपाइल किए आपके लिए। एंड मैं उम्मीद करता हूँ ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा इस पूरी चैप्टर को समझने में और इसके रिलेटेड क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज के साथ जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक चैनल पे बने रहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और सारे अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के एमसीक्यूज को देखिए। किसी भी प्रकार के डाउट होने से आप कमेंट करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप भी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, खासकर बीपीएससी, पीजीटी कंप्यूटर साइंस की, तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए मेरी इस ई बुक, जिसमें कि मैंने 1100 से ज़्यादा एमसीक्यूज आपके लिए तैयार किए हैं, उसे आप परचेस कर सकते हैं मात्र 239 रुपये में। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस ई बुक में बीपीएससी का जो सजेस्टेड सिलेबस है उसे हमने पूरी तरह से कवर किया है। आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, चाहे वो C++ हो, चाहे वो पाइथन प्रोग्रामिंग हो, चाहे वो कंप्यूटर नेटवर्क हो, चाहे एसक्यूएल हो, बुलियन अलजेब्रा हो या कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। एक एक चैप्टर को हमने चैप्टर वाइज या चैप्टर में डिवाइड करके उसके एमसीक्यूज को आपके लिए प्रिपेयर किया है। इस ई बुक को परचेस करने के लिए गूगल क्रोम में आप मेरी वेबसाइट ओपन करें, techtipnow.in। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, इसके पहले ही पेज में आपको बिहार शिक्षक भर्ती, जो अभी मैं जिस बुक की बात कर रहा हूँ, उसे आप परचेस कर सकते हैं। इसका डाउनलोड ई बुक का ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप मेरे इंस्टा मोजो के स्टोर पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन आएगा जहां से आप इसे 239 रुपये देके परचेस कर सकते हैं। जैसे ही आप परचेस करेंगे, ये बुक आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आने से आप हमें ईमेल के जरिए कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक अवेलेबल हो जाएगा, वहां से भी जाकर आप इसे परचेस कर सकते हैं।